नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। दूसरा है शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। तीसरा है शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। और चौथा दिया गया है कि शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो अधोगामी सिद्धांत के अनुसार विकास निकट से दूर की क्रम की ओर का अनुसरण करता है, अर्थात शरीर का मध्य भाग शरीर के बाहरी भाग की तुलना में जल्दी विकसित होता है। अतः शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। यह उदाहरण अधोगामी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शिशु अपने अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि अभिकथन दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कि अभिकथन ये दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। और यहाँ पे आपका कारण आर दिया गया है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे जो आपका अभिकथन ए दिया गया है और आर दिया गया है, ये दोनों आपके सही हैं, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य बचपन। मध्य बचपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर एथलेटिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं आदि सभी लक्षण मध्य बचपन के हैं। मध्य बचपन की अवधि जो है 6 से 11 वर्ष होती है। यह स्कूल जाने के वर्ष है जब बच्चा शैक्षणिक कौशल अर्जित करता है, सोच की प्रक्रियाओं में सुधार आता है, मित्र बनते हैं और स्व प्रत्यय की संरचना होती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य बचपन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं। पहला दिया गया किताबें और पत्रिकाएं, दूसरा है निकट परिवार, तीसरा है मीडिया और चौथा है स्कूल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किताबें और पत्रिकाएं, और यहाँ पे तीसरा आपका दिया गया मीडिया और चौथा दिया गया है स्कूल, यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, क्या परिपक्वता कहलाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है कि जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन मूर्त नहीं। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि बच्चों का अपने आप से बात करना। पहला प्रश्न है, यहाँ 7वां प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों का अपने आप से बात करना। पहला है उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, दूसरा है उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, तीसरा है उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, और चौथा दिया गया है कि गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो बच्चों का अपने आप से बात करना जो है उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं
जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका पहला आपका मानचित्र हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा भाषा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका कैलकुलेटर, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनाम और दंड का उपयोग। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनाम और दंड का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता? बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। प्रश्न संख्या 10 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत कर्तव्य है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है, दूसरा है बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार है, तीसरा है बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों जैसे कि संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और चौथा दिया गया है कि बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 13 नंबर का बताइए। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से, यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ठीक है, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की दुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए। डैश का पालन किया जाना चाहिए, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के बारे में मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता दिव्यांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? यहाँ पे 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य। पठन वैकल्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर प्रासंगिक सामग्री। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वाक बाधित वाले छात्र, दूसरा है दृष्टि बाधित वाले छात्र, तीसरा है प्रतिभाशाली छात्र और चौथा है सृजनात्मक छात्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित वाले छात्र,
प्रतिभाशाली छात्र और सृजनात्मक छात्र, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का एक सही युग्म है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिमान दिव्यांगता जो है भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों के साथ चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि ऐसी स्थितियां डैश महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का बताइए। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश जो है उसके निर्देश जो है छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का बताइए। प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा व्यवहार का अनुकूलन करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का बताइए। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। तो कौन सी एक अच्छी रणनीति है। तो आपका हो जाएगा ऐसी स्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए। तो किस तरह से निपटना चाहिए। तो आपका हो जाएगा उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी जो है हानिकारक है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मानकीकरण में लचीलापन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम को समझने के बजाय अधिगम को रटने के बजाय समझने के बजाय नहीं अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आपके सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि आपके 30 क्वेश्चन में आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।